ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19 मई की रात को बंगाल के बाद पूर्णिया में खपड़ा पंचायत के अंदर वैसा गांव में हिंदुओं पर जो दमन किया गया है, हिंदुओं का जो दमन किया गया, जो अत्याचार किया गया है, आज हम इस घटना पे अपनी बात रखेंगे। वैसा गांव में 60 महादलित हिंदू परिवारों के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया गया और गांव के चौकीदार मेवालाल की हत्या भी कर दी गई। उसी गांव में रहने वाले भरत राय के अनुसार, जिनका बयान विभिन्न मीडिया में भी छपा है, मुस्लिम लोगों का समूह जो लगभग 100 से 150 लोगों की थी, पेट्रोल, फरसा, बंदूक, लाठी, भाला, चैन, हॉकी स्टिक, अनेक धारदार हथियारों से लैस होकर आया, जिसमें इन समूह में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे और पूरे गांव में आग लगाकर उस गांव को पूरी तरह से जला के नष्ट कर दिया। लगभग 25 से 30 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। एक मेवालाल चौकीदार की हत्या तो उसी समय हो गई, उनकी मृत्यु उसी समय हो गई और 3 साल का एक बच्चा भी गायब है, ऐसा बताया जा रहा है, जिस पर चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्ट्री की एक संस्था है, राष्ट्रीय बाल विकास आयोग, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। दोस्तों, पूर्णिया की यह घटना जो वैसा गांव की है, जिसमें महादलित हिंदुओं के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया गया। दोस्तों, हिंदुओं के दमन का इस्लामिक जिहादियों के द्वारा यह ना तो पहली घटना है और ना ही आखिरी घटना है। भारत और भारत के बाहर जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे अनेक जगहों पर हिंदुओं का दमन निरंतर और एक रूप से चल रहा है, जिसमें जिहादियों का सामूहिक हमला, आगजनी, हत्या, लूट, रेप। उद्देश्य स्पष्ट है, काफिरों और हिंदुओं के रहने के जगह के आसपास या उसी जगह ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया जाए जिसमें भय और आतंक प्रमुख हो और इस भय और आतंक की वजह से काफिरों के पास, हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प रह जाएं, या तो वह कन्वर्ट होकर डर से मुसलमान हो जाए या भागकर कहीं और चला जाए। इस्लाम का यह एक बेहद कारगर हथियार है जिसे जिहाद कहते हैं। 1400 साल से निरंतर चल रहा है और इसमें तरह तरह के सामयिक बदलाव भी आता जा रहा है, जिससे जिहाद के इस हथियार को और प्रभावी बनाया जा रहा है और बहुत प्रभावशाली ढंग से यह अपना काम कर रहा है। मुसलमानों के इस हथियार का जो प्रमुख ताकत है, उसमें है सामूहिक हमला करना। पत्थर मुख्य हथियार है इसका। सामान्य धारदार हथियार जो आमतौर पे घरों में उपलब्ध होते हैं या रखे जा सकते हैं खरीद के, उन्नत हथियार भी इसका हिस्सा है। और आग लगाना, ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जो हर जगह बड़े कॉमन होते हैं, चाहे वो अमेरिका में वो दंगा कर रहे हों या फिर भारत में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में। जब से लुटेरे इस्लाम जिहादियों का हमला शुरू हुआ है, तब से आज तक इस्लामिक जिहाद का हमला और भी तेज होता गया है। जिहाद इसी तरह हिंदुओं की ज़िंदगी को सिकोड़ता जाता है और अंतिम लक्ष्य गजवा हिंद का उसके मन में जो है, वो इस कार्य में पूरी शिद्दत से लगा हुआ है और इसको धीरे धीरे करता जा रहा है और भारत का पूर्ण रूप से इस्लामीकरण करने की जो उनकी इच्छा है, जो सपना है, उसके ओर ये बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसका उपाय क्या है? ऐसे इस जिहाद को रोकने का उपाय क्या हो सकता है?
पूरे सनातनी समाज को राजनैतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक रूप से इतना भ्रमित कर दिया गया है कि इस धरती का सर्वश्रेष्ठ सभ्यता का वाहक सनातन समाज अपने लड़ने की ताकत को पूरी तरह से खो दिया है और धीरे धीरे किस्तों में कटता जा रहा है और हर सुरक्षित जगह पर रहने वाला हिंदू अपने कटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि जिहाद से लड़ने का उपाय कम से कम राजनैतिक और कानूनी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जिहाद किसी सर्वसम्मति से पास किया गया, पारित किया गया कानून नहीं है, कानून का हिस्सा नहीं है। किसी सभ्य समाज में मिल बैठकर उस पर वाद विवाद कर उसकी खामियों और अच्छाइयों को समझकर इसे किसी प्रस्ताव के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। इसलिए ये किसी घोषित राजनीतिक पार्टी का, जो कि मानव के इस दौर के समय में मानव समाज की संरचना पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का एक तंत्र है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसका भी हिस्सा नहीं है। यदि जिहाद कानूनी रूप से पारित नहीं हुआ है, राजनीतिक बातचीत का हिस्सा नहीं है, तो यह एक केवल मजहबी टूल है इस्लाम का, एक हथियार है इस्लाम का, जिसका एकमात्र उद्देश्य है इस्लाम का लगातार निरंतर विस्तार करना। और यदि कोई दुश्मन उसके सामने खड़ा हो जाए तो उसको कई तरीके से उसको समाप्त करने की विधा इसमें निहित है। तो इस जिहाद का जो मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ वो ये है कि यदि हम सोचते हैं, यदि समाज सोचता है कि जिहाद का हल कानूनी और राजनीतिक रूप से हम ढूंढ लेंगे, और जैसा कि बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि हम मोदी को पीएम बना के जिहाद का हल ढूंढ लेंगे, या योगी को पीएम बना के जिहाद का हल ढूंढ लेंगे, या किसी और को बना के जिहाद का हल ढूंढ लेंगे, या कोई कानून बनाकर जिहाद का हल ढूंढ लेंगे, तो ये सरासर मूर्खता वाली बात है। ये मैं बार बार इस बात को अपने बातचीत में रखता आ रहा हूँ, चूँकि ये किसी भी तरह से राजनीति के संगत नहीं है, कानून के संगत नहीं है, एक धर्म विशेष के धर्म भी नहीं, एक मजहब के आंतरिक संरचना का एक हिस्सा है, बौद्धिक संपदा का एक हिस्सा है, उसके जीवित रहने का एक हिस्सा है। तो इसलिए जिहाद से लड़ने का जो तरीका होगा, इसका जो लड़ने की जो उपाय किया जाएगा वो कम से कम राजनीतिक और कानूनी तो नहीं होगा। जब राजनीतिक और कानूनी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सामाजिक। केवल सामाजिक ताकत ही वो ताकत है जो जिहाद से लड़ने के लिए आपको समृद्ध, संपन्न और सक्षम बना सकता है, और दुनिया में कोई ताकत नहीं जिसके जरिए आप जिहाद से लड़ पाएंगे। और आज जिनको भी लग रहा है कि जिहाद कुछ नहीं है और इससे हमें कम से कम कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ बहुत सारे हिंदू आसपास रहते हैं, तो मैं उनसे एक बार बस केवल यही कहूँगा कि ऐसे कई देश हैं जो 100% ऐसे ही, भारत भी उसमें से एक है। भारत का भी, कश्मीर का भी 100% हिंदू राज्य हुआ करता था। अभी उतने दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, 2007 से पहले की बात है, लेबनान पूर्णतः ईसाई राज्य था और वहाँ की राज का शासन व्यवस्था पूरी तरह से ईसाई था और प्रजातांत्रिक था, लोकतांत्रिक था। लेकिन आज वहाँ एक भी क्रिश्चियन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये रातों रात नहीं हुआ है, ये अचानक कोई भूकंप आया और लेबनान से सारे ईसाई जो है वो कपूर की तरह गायब हो गए, ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए जिहाद की एक बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग की गई और जिहाद के अंदर उससे लड़ा गया
और उस समाज को खंड खंड करके अलग अलग करके उस पर विजय प्राप्त किया गया और उस पर इस्लामिक राज्य कायम किया गया और आज लेबनान पूरी तरह से इस्लामिक राज्य है। चाहूँगा कि कानून इसका क्यों नहीं जिहाद से लड़ सकता है। कानून का और न्याय का जो सिद्धांत है वो अत्यंत जटिल है। इसका उपयोग न्याय मांगने वाले के ताकत पर निर्भर करता है कि हम कितने ताकतवर हैं। कानून हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। जब जिहाद करने वाले को इतना ताकत है कि वो पूरा का पूरा गांव जला देता है, तो आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि उसकी कानूनी प्रक्रिया में भी कितना ताकत होगा। और उसका अंदाज़ा लगाया जाना सहज है कि कानूनी प्रक्रिया में जो जले हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, कटे हुए लोग हैं, उसको कितना न्याय मिल पाएगा। दूसरा है कानून के दायरे में अपराध सिद्ध करने की जटिलताएं। अपराध सिद्ध करने की जटिलताएं इतनी है और ये इतनी असीमित समय तक ये न्याय प्रक्रिया को चलाया जा सकता है कि ये सब व्यवहारिक दिनचर्या में हम रोज़ देखते हैं। और इस वजह से हमने ऐसे लाखों घटनाएं देखी है जिसमें न्याय बिल्कुल डिलीवर नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है। और जब सामूहिक हमला हो तो उसमें तो और भी नहीं मिलता है, क्योंकि अपराध सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसमें एविडेंस मतलब साक्ष्य, सबूत और गवाह महत्वपूर्ण दो अंग हैं। और सामूहिक हत्याएं जब भी होगी, सामूहिक हमला जब भी होगा, तो उसमें साक्ष्य का अभाव अवश्य भावी होगा। इसी तरह से राजनीति का पूरा सिद्धांत वोट बैंक के गणित पे आधारित होता है और संख्या बल के कारण ये लोग लोकतंत्र को व्यवहारिक स्तर पर भीड़ तंत्र में बदल जाता है। और भीड़ तंत्र में जिसका भीड़ ज़्यादा होगा बात उसी की सुनी जाएगी। इसलिए जिहाद का समाधान ना तो कानूनी है और ना ही राजनीतिक है। इसका एकमात्र उपाय है सामाजिक शक्ति। अब सवाल है, जिस सामाजिक शक्ति की हम बात करते हैं वो सामाजिक शक्ति में मजबूती कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है वर्तमान समाज को, वर्तमान जो काफिरों का समाज है, हिंदुओं का समाज है और कुछ हद तक मुसलमानों का भी समाज है। मुसलमान भी इस चीज़ की बारीकियों को बिल्कुल नहीं समझते, वो नहीं जानते। तो ये समाज जो है, इसको इस्लाम के प्रति जो अज्ञानता है इसमें, इसे दूर करना होगा। और इसे दूर करने का एकमात्र उपाय है इस्लाम के मूल ग्रंथों का अध्ययन। हम इधर उधर की किताबों, व्याख्याओं और लोगों के भाषणों को सुनेंगे तो हम भटकते रहेंगे, भ्रम में रहेंगे। इसलिए इस्लाम का जो मूल स्रोत है, इस्लाम के ज्ञान का जो मूल स्रोत है, उसको साधारण शब्दों में पढ़ा जाए। अभी इंटरनेट पे ये बहुत प्रचुर मात्रा में प्रमाणिक पुस्तकें और मटेरियल उपलब्ध है जिसको कोई भी अध्ययन कर सकता है और इस्लामिक अज्ञानता को दूर कर सकता है। इस्लामिक अज्ञानता जब दूर हो जाएगा तब जिहाद की अवधारणा को स्पष्ट रूप से बारीकी से आपको समझना होगा। और जिहाद की अवधारणा को समझने के बाद ये स्वीकार करना होगा कि ये एक समस्या है। जब आप समस्या स्वीकार करेंगे, जब आप इस बीमारी को ठीक तरह से डायग्नोसिस कर पाएंगे, तब जाके कहीं दूसरे चरण में इसके समाधान, इसके उपाय की खोजबीन हो सकेगी। लेकिन एक बार यदि आपने बीमारी समझ ली तो समाधान आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। समाधान स्वयं भी ढूंढा जा सकता है, इसे काउंटर किया जा सकता है। और इसको केवल समझ लेने मात्र से, इसकी अज्ञानता को दूर हो जाने मात्र से, इसके सत्य के स्थापित हो जाने मात्र से समाज में ऐसी शक्ति का संचार होगा जिसके आगे न किसी राजनीति की ज़रूरत होगी, न किसी कानून की ज़रूरत होगी। जिहाद को अलग हो जाना पड़ेगा, अमानवीय कृत्य से दूर होना पड़ेगा। या तो वो जिहाद छोड़ के उसे इंसान बन जाना पड़ेगा या उसे दंड का अधिकारी बनना पड़ेगा, दंड का के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी हाल के दिनों में ही बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा कि सीमांचल पे बड़ा विशेष चर्चा हुआ था। उसका एकमात्र कारण था असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए
इत्तेहाद उल मुसलमीन AIMIM, मतलब पूरे भारत के मुसलमानों को का एक समूह, एकता प्रदर्शित करने वाला समूह। ये वही मुस्लिम पार्टी है जिसने सीमांचल में 5 सीटें जीती है, और इन 5 सीटों में से ये जानना ज़रूरी है कि एक सीट अभी जहां बैसी गांव में आग लगाया गया, वो सीट भी AIMIM के MLA सैयद रुकनुद्दीन अहमद के अंडर आता है। सैयद रुकनुद्दीन अहमद अभी जो MLA हैं पूर्णिया के, उसी क्षेत्र के MLA हैं, विधायक हैं, जिस क्षेत्र में ये गांव आता है, खपड़ा पंचायत और बैसी गांव जहां आता है। और वहां उसी गांव में ये दूसरी बार हमला हुआ है। 2015 में भी सेम यही घटनाएं हो चुकी है इसी गांव पे, लेकिन उस समय वो जलते जलते बच गया था। अब जाके जब उनको एक राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई, एक सुरक्षा प्राप्त हो गया, तो अब पूरी तरह से उस गांव को जला दिया गया और अब वहाँ से वो खाली हो गया और मुसलमान अपना वहाँ अच्छे से दारुल इस्लाम की को स्थापित कर सकते। उस गांव के लोगों का यह कहना है कि कई महीनों से मुस्लिम लोग बैसी गांव वालों की धमकी दे रहे थे कि इस ज़मीन को खाली कर दो, यह ज़मीन हमारा है। गांव वालों के अनुसार हमला करने वाले जिहादियों को 50 लाख रुपए दिए गए गांव के मुखिया की तरफ से। और मुखिया कौन है? मुखिया भी रुकनुद्दीन अहमद के जैसे लोगों के सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं या मुसलमान हैं। 5 जो विधायक AIM के जीते हैं सीमांचल में, वो हैं अमौर, बैसी, जोकहाट, कोच दमन और बहादुरगंज। कोच दमन बहादुरगढ़ किशनगंज का हिस्सा है, जोकहाट अररिया का हिस्सा है और अमौर और बैसी पूर्णिया का हिस्सा है। आपको ध्यान होगा अप्रैल 2018 में वारसलीगंज में भी इसी तरह का हमला हुआ था महादलित हिंदुओं के ऊपर, और 2015 और 2021 में बैसी में 2 बार हमला हुआ, जिसमें साफ हो गया। फरवरी में 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उस दंगे में जिन हिंदुओं घरों को नुकसान पहुंचाया गया था, आग लगाया गया था, कुछ लोग मारे गए थे, अब लगभग काफ़ी समय के बाद उस इलाके से हिंदू के वो परिवार जो उस जगह को छोड़कर जा सकते थे, अपने घरों को बेचकर चले गए। ये व्यावहारिक पहलू है किसी भी दंगे का, खास करके जब जिहाद की नीयत से दंगा किया जाता है। यही इसका प्रतिफल है और इसी को अचीव करने का, यही रिजल्ट अचीव करने का उद्देश्य है जिहाद। ऐसी स्थिति का निर्माण करना जहाँ से काफिर या हिंदू अपने घर और ज़मीन छोड़ के चले जाएं और यहाँ एक जैसा मुस्लिम आबादी रहने लगे। उसके बाद वो अपने निज़ाम मुस्तफ़ा के सपनों का स्थापना कर पाएंगे और फिर आगे की जगहों पे दूसरे हमले की तैयारी करेंगे। तो ये जो सिलसिला है दोस्तों, ये सिलसिला 1400 साल से चला आ रहा है। जैसा मैंने कहा, इसका उपाय एक है, इस्लाम का अध्ययन। इस्लाम के बारे में जो अज्ञानता है समाज में, देश में, प्रबुद्ध लोगों के बीच, हर किसी को इस्लाम के मूल ग्रंथ को पढ़ना होगा, इस्लाम के बारे में अज्ञानता को दूर करना होगा, जिहाद की बारीकियों को समझना होगा, कैसे ये 24 घंटे काम करता है, हर तरह के फॉर्म में काम करता है, आपको पता भी नहीं चलता है, जिहाद काम करता रहता है अपना, और इसकी परिणति, इसका रिजल्ट कभी कभी जल्दी आता है, कभी बहुत देर में आता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।